पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का पहला ओडीआई खत्म हो चुका है और इतना इंटरेस्टिंग मैच हुआ है और आखिरी आधा पौना घंटा तो आई थिंक देखना इतना मुश्किल था पाकिस्तानी कौम के लिए भी और साउथ अफ्रीका के जो लोग देख रहे थे, क्योंकि ये दोनों टीमें मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकली ना दोनों एक दूसरे के बहुत करीब है, किसी भी वक्त मैच हार सकती है। और पहले मैं आपको स्कोर कार्ड बताता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की और बड़ा अच्छा इन्होंने स्टार्ट कर लिया। दोनों ओपनर्स ने बड़ी अच्छी बैटिंग की और 10 ओवरों में इन्होंने 70 रन बना दिए। इनके जो ओपनर थे टोनी, उन्होंने 25 बॉलों में 33 रन बनाए, 6 चौके लगाए और किल्टिंग जो थे उन्होंने 36 किया, 38 बॉलों में 7 चौके उन्होंने लगाए। अब यहाँ पे बड़ी मार पड़ रही है और यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका तो आज ना 350-400 मारेगा। उसके बाद होता ये है कि एक कोलैप्स होता है और 4 आउट हो जाते हैं साउथ अफ्रीका के। सलमान अली आगा आते हैं और बॉल थोड़ा फंसता है और वो 4 आउट कर देते हैं। एडन मार्करम और क्लासन की फिर पार्टनरशिप लगती है। अब वो आराम आराम से लेके चलते हैं, फिर एडन मार्करम आउट हो जाते हैं, साइम अयूब आते हैं, वो उनको आउट करते हैं और इनकी काफी अच्छी पार्टनरशिप लगती है। मार्करम 35 रन बनाते हैं 54 बॉलों पे, एक चौका उन्होंने लगाया और क्लासन जो है वो काफी लंबा खींचते हैं मैच को और 86 रन बना के वो आउट होते हैं 97 बॉलों पे। और वहां पे जब वो पार्टनरशिप लगती है तो उस वक्त काफी स्टेबिलिटी आ जाती है और एक अच्छी चीज इन्होंने ये की कि इनका जो रन रेट था वो नीचे नहीं आया था, वो तकरीबन 5 के राउंड अबाउट ही चल रहा था और ये काफी आगे लंबा खींच के ले गए थे मैच को। फिर उसके बाद मार्को जेंसन आते हैं, वो भी 10 रन बना के आउट होते हैं और नीचे फिर एक कोलैप्स आता है, 2 दिन विकेटें गिरती हैं और फिर आखिरी 7-8 ओवरों में पाकिस्तान मैच में वापस आ जाता है और साउथ अफ्रीका मुश्किल से 239 करती है, 9 आउट होते हैं और जिसमें अगर देखें तो शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की और एक मेडन किया, 10 ओवरों में एक मेडन किया, 46 रन दिए, एक आउट किया। नसीम शाह ने 6 ओवरों में 40 रन दिए, वो काफी एक्सपेंसिव रहे और सलमान अली आगा ने 8 ओवरों में 4 आउट किए 32 रन देके। सो अबरार ने 10 ओवरों में 32 रन दिए, 2 आउट किया। और अब यहाँ पे ना इसके लिए यार मैं माजरत चाहता हूँ, आज तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है और यहाँ पे मैं कट कर नहीं सकता। सलमान अली आगा से मुझे लगता है कि 2 जो ओवर उनके रहते थे वो करवा लेने चाहिए थे, जो कि आई थिंक उनको उसको बड़ा लंबा खींच लिया था। मुझे लगा था शायद एंड पे ना आखिरी जो 2 ओवर होंगे वो करवा लिए जाएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ और खैर उन्होंने 4 आउट किए, अच्छी बॉलिंग की थी शुरू में, बाद में वो काफी खींच रहे थे मैच को। और उसके साथ साथ जब सलमान ने आउट किए तो हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहे थे और उनको भी मार पड़ रही थी, उन्होंने भी 7 ओवर में 42 रन दिए। सो उस वक्त मुझे लग रहा था कि वो थोड़ा सा लेट लाए साइम अयूब को या अबरार जब आए बॉलिंग करने, मुझे लगता था काफी जल्दी उनको ले आना चाहिए था। अबरार ने पहले 1 ओवर किया था, पहला ओवर उन्होंने उसमें ज्यादा 10 रन दिए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, मतलब टोटल अगर देखें तो 10 ओवरों में सिर्फ 32 रन दिए उन्होंने। सो उनकी इकोनॉमी यहाँ पे सबसे बेहतर है। सो उसके बाद अगर देखें तो मुझे लगता है कि उनको बहुत पहले ले आना चाहिए था। साइम अयूब को इसी तरह से आप पहले ला सकते थे, सो सलमान के पूरे ओवर करवा सकते थे। सो ये काफी चीजें उस वक्त ना गलत नजर आ रही थी कि ये चीजें की जा सकती थी, क्योंकि फास्ट बॉलर्स को मार पड़ रही थी। कामरान से भी 2 ओवर करवाए और कामरान से भी ज्यादा करवाई जा सकते थे, क्योंकि हारिस को पड़ रही थी मार, नसीम को पड़ी थी मार। शाहीन ने फिर भी बेहतर बॉलिंग की, लेकिन फास्ट बॉलर्स को मार पड़ रही थी। हालांकि जब उनकी बॉलिंग आई सो वो थोड़ी सी चीजें जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट नजर आई, क्योंकि फास्ट बॉलर्स ने आउट किए। खैर फिर पाकिस्तान की बैटिंग आती है और साइम अयूब शुरू में बहुत ही स्लो स्टार्ट करते हैं। अब पहले मैं आपको स्कोर कार्ड इसका बताता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं कि हमने क्या गलतियां की और क्या गलतियां हम करते आ रहे हैं और हमारी अप्रोच क्या है और क्या हमें पता चल गया कि हमने क्रिकेट खेलनी कैसे है। अब साइम अयूब और अब्दुल्ला ओपन करते हैं। अब्दुल्ला की सेम गलती, वो जब से मैंने उनको पहली दफा देखा था और आज तक वो सेम एक गलती करते हैं कि वो पहले डिसाइड कर लेते हैं कि उन्होंने बॉल को रोकना ही है, चाहे बॉल जितना मर्जी बुरा हो, उन्होंने बूढ़े बॉल को भी रोकना है और वो रोकते रोकते बहुत दफा आउट हो चुके हैं। हम गिन नहीं सकते वो कितनी दफा आउट हो चुके हैं। जितनी दफा वो अपने करियर में आउट हुए हैं मोस्टली वो डिफेंस करते हुए आउट हुए हैं, क्योंकि वो पहले डिसाइड कर चुके होते हैं कि मैंने इस बॉल को रोकना ही है।
आज भी वो इसी तरह 0 पे आउट हुए। उसके बाद बाबर आते हैं और बाबर की और साइम की एक पार्टनरशिप लगती है, डिसेंटली वो पावर प्ले निकाल देते हैं और पावर प्ले में पाकिस्तान 32 रन सिर्फ बनाता है और उनके 70 रन थे। अब यहाँ पे पावर प्ले में 28 बॉलों में साइम 12 रन बना के क्रीज पे खड़े होते हैं। अब यहाँ पे स्कोर कार्ड में बड़ा अच्छा लगेगा कि 109 रन उन्होंने बनाए, बहुत जबरदस्त इनिंग खेली। मैं बिल्कुल इस चीज को मानता हूँ कि उनकी इनिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, बहुत जबरदस्त इनिंग थी। लेकिन यहाँ पे ना हमें एक चीज समझनी है कि पावर प्ले में हमारे 32 रन थे। अच्छा, विकेट ना कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि जितना मुश्किल हमने बना दिया था, क्योंकि इस पर बैटिंग की जा सकती थी। वो भी जब बैटिंग कर रहे थे उनका रन रेट नीचे नहीं आया। पहले 40 आखिरी 7-8 ओवरों में उन्होंने, जाहिर बात है उनके टेल एंडर से उनका था कि कम से कम हम पूरे ओवर तो खेलें, चाहे जितने रन खींच सकते हैं वो तो खींचे। इस वजह से उनका रन रेट नीचे आया आखिरी 10 ओवरों में, वरना उनका पहले 40 ओवरों में रन रेट उनका नीचे नहीं आया, 5 के राउंड अबाउट ही है। यार बाबर के साथ उनकी पार्टनरशिप लगती है और बाबर 23 रन बना के आउट हो जाते हैं। अब बाबर सॉफ्ट डिसमिसल होता है, आउटसाइड एज होता है और वो बाउंस का थोड़ा सा अंदाजा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी बाबर को आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा ना अवेयर रहना चाहिए था। वो इसलिए क्योंकि बाबर का बड़ा सक्सेसफुल टूर गया था 2021 वाला, सो बाबर को इन चीजों का पता होना चाहिए था। यार उसके बाद मोहम्मद रिजवान आते हैं, वो भी आउट हो जाते हैं बार्डमैन से। अब ये बार्डमैन जो था ना, ये अच्छी बॉलिंग कर तो रहा था बट इनएक्सपीरियंस था अभी, सो खैर वो आउट हो जाते हैं। उसके बाद कामरान गुलाम आते हैं, वो रन आउट हो जाते हैं। खैर उसके बाद सलमान अली आगा आते हैं। अब सलमान और साइम फिर बैटिंग को लंबी खींचते हैं और यार सेटल होते होते ना ये मैच को बड़ा खींच के आगे ले जाते हैं और काफी स्टेबल पाकिस्तान सिचुएशन में आ जाता है और यहाँ से पाकिस्तान बड़ा इजीली जीत सकता है। साइम अयूब जो जहाँ पे मैच चेंज होता है ना, ये खींचते स्लो खींचते रहते हैं। 35वां ओवर था जिसमें बाउंड्रीज लगती हैं, जिसमें आई थिंक 2 चौके 2 छक्के लगते हैं। साइम अयूब 2 छक्के 1 चौका मारते हैं, 1 चौका मारते हैं सलमान अली आगा। वो मैच ना वहां से चेंज हो जाता है, 35वां ओवर था। सो वहां से अपना जो सिचुएशन है ना वो हमारी तरफ बिल्कुल आ जाती है कि बिल्कुल अब तो बड़ा इजी है। खैर वहां से ट्राई करते ही करते साइम एक आई थिंक उस वक्त शायद, अब ये कहना नहीं चाहिए कि वो शॉट मारते मारते आउट हो गए, जरूरत नहीं थी, मे भी जरूरत थी, बट आई थिंक थोड़ा सा ना उनको समझदारी से लेके चलना चाहिए था, क्योंकि फिनिश करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब जिस वक्त ये आउट हुए ना, अब उसके बाद हुआ ये कि इरफान खान न्याजी है, अब उनके साथ भी वही हुआ जो बाबर आजम के साथ हुआ कि उनको भी बाउंस का अंदाजा ना हुआ, सॉफ्ट डिसमिसल उनका भी हो गया, वो भी आउट हो गए। अब उसके बाद क्या बॉलर्स आ गए और अब बॉलर कौन आया जी, शाहीन शाह अफरीदी। अब हमारा जो सबसे बड़ा मसला ये है हमारे बैट्समैनों के साथ, मोस्टली हमारे बैट्समैनों के साथ और जो हमारे टेल एंडर्स आते हैं, इनको सिंगल लेनी बिल्कुल नहीं आती। मॉडर्न डे क्रिकेट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही सिंगल लेना है, जो कि हमारे बैट्समैनों को आती नहीं है। हम ना पूरे छक्के मार सकते हैं ना सिंगल ले सकते हैं। आप इस लाइनअप में देखें ना, साइम अयूब भी कोई इतने कंफर्टेबल नहीं होते सिंगल डबले करते हुए, वो इतने ज्यादा कंफर्टेबल वो होते ही नहीं है। साइम अयूब भी शुरू में बहुत कोशिश करते हैं कि वो, एक तो ना मैंने उनको जब बैटिंग स्टार्ट करते हुए देखा ना, जहां पे वो अनकंफर्टेबल होते हैं थोड़ा सा, वो बहुत जल्दी आ रहे होते हैं बॉल पे। अब यहाँ पे उनके स्टैट्स में बड़ी अच्छी चीज लग रही है, 109 रन 119 बॉलों में, बहुत आई थिंक कह सकते हैं मुश्किल विकेट था, बट ये कुछ चीजें हैं जो उनको समझनी पड़ेंगी कि वो भी पहले कई दफा डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने ना इस बॉल को ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ एक चीज, जब विकेट मुश्किल होता है ना तो इंसान कोशिश करता है कि मैं ना स्ट्राइक रोटेट करता रहूं और मैं अपनी जरा कंफर्ट जोन में रहूं थोड़ा सा। अब वो कंफर्ट जोन क्या हो सकता है कि मैं जरा ना बॉडी के करीब खेलूं। ये बॉडी के करीब खेलने का मतलब ये है कि मैं, अगर कोई शॉट आता है तो मैं लेग साइड पे खेल के सिंगल लूं, जब बॉल थोड़ा सा पुराना हो तो मैं तब उसको टाइम करने की कोशिश करूं, ड्राइव करने की कोशिश करूं, क्योंकि विकेट थोड़ा डिफरेंट है ना और डिफिकल्ट है थोड़ा सा, तो वहां पे ड्राइव करना ईजी नहीं होता। अब ये पूरी ट्राई कर रहे थे अपनी कि बैट इनका 2 हफ्ते पहले आ जाता था आगे, फिर बॉल वहां से गुजरता था, क्योंकि ये डिसाइड पहले कर चुके होते थे। अब्दुल्ला भी इसी तरह से करते थे और ये भी वो स्टाइलिस्ट लगने की जगह में ना, लगने के चक्कर में ना इसी तरह करते थे, जो कि आई थिंक मे भी अभी कह सकते हैं यंग है, बट आई थिंक ये क्रिकेट बहुत ज्यादा खेल रहे हैं, इनको ये चीजें बड़ी जल्दी सीखनी पड़ेंगी। अब जब ये इनको क्लियर होता है ना कि यार यहाँ पे मैंने मारना है,
आप इनकी 198 रन की इनिंग देखें जो T20 में इन्होंने खेली थी, पाकिस्तान को मैच हारा था, लेकिन वो इनिंग देखे आप, वहां पे जब इनको क्लैरिटी मिलती है ना तो वहां पे ये कितने कंफर्टेबल होते हैं। अब आज इनके पास क्लैरिटी नहीं थी, गेम प्लान इनके पास ये था कि लंबा खींचना है बस, क्लैरिटी नहीं थी मैंने खेलना किस तरह से, सिर्फ लंबा खींचना है। सो उस चक्कर में ये गलतियां ये वाली करते हैं और ये इनको बड़ी जल्दी ठीक करनी पड़ेंगी। अब्दुल्ला के साथ ये सेम ही मसला है। अब्दुल्ला अब जगह लेते हैं, अब्दुल्ला अगर 5 मैचों में, एक मैच में या 2 मैचों में परफॉर्म कर रहे हैं, सो वो जिस नंबर पे वो खेल रहे हैं आई थिंक ये पाकिस्तान को सूट नहीं करेगा। अब्दुल्ला को हर मैच में परफॉर्म करना पड़ेगा। अब्दुल्ला के पास 5 मैच में से एक मैच का मार्जिन हो सकता है कि उसमें उनकी बुरी परफॉर्मेंस हो। सो एटलीस्ट जो रिक्वायरमेंट टीम की होती है ना वो उनको करके देनी चाहिए। ये नहीं कि वो 0 पे आउट, 5 में से 3 मैचों में 0 पे आउट, एक में 30 करेंगे और एक में 70-80 कर देंगे। सो ऐसे आई थिंक टीम में बंदा रह नहीं सकते। इनको भी इक्वली बहुत ज्यादा मौके मिल रहे हैं जिस तरह साइम को मिल रहे हैं। ये टेस्ट में सेम ये गलतियां करते हैं। खैर उसके बाद साइम की ये गलतियां थी, बाद में उसने कवर तो किया, जाहिर बात है वो शॉट्स लगी तो वो स्ट्राइक रेट कवर हो जाता है, रन रेट बेहतर हो जाता है, तो वो चीजें कवर हो जाती है। लेकिन ये गलतियां साइम की थी और साइम को ये ठीक करनी चाहिए अपनी ये गलतियां। इवन जो उसकी 28 रन की इनिंग थी वो काफी जबरदस्त थी, 98 रन की इनिंग थी वो जबरदस्त थी। लेकिन यहाँ पे ना ये चीजें हमें थोड़ी सी देखनी चाहिए। शो तो इनका हुआ बहुत जबरदस्त शो था और जरूरत भी थी, लेकिन इसमें ये बहुत कोशिश शुरू में कर रहे थे, इतने अनकंफर्टेबल लग रहे थे, अनकंफर्टेबल देखने के लिहाज से भी कि जो देखने वाले थे उनको भी पता चल रहा था कि ये अब भी आउट होगा, अब भी आउट होगा, जिस तरह ये खेल रहा है अब भी आउट होगा। बाबर काफी बेहतर खेल रहा था मेरे ख्याल से, जिस तरह वो बॉल को बॉडी के क्लोज खेल रहा था वो कंफर्टेबल लग रहा था, बट वो उसकी ना वो इनिंग उस तरह से आ नहीं पा रही अभी। वो जिस तरह से आउट हुआ उसे बैड लक कह सकते हैं। सो खैर कामरान गुलाम भी फिर रन आउट हो जाते हैं। अब कामरान गुलाम भी बड़े कंफर्टेबल लग रहे थे, सो खैर वो रन आउट हो जाते हैं। और इनकी भी मुझे अच्छी बात ये लगती है कि ये सिंगले लेने जाते हैं और जरा डाना बॉल पे रहते हैं। खैर फिर उसके बाद सलमान आगा आते हैं, साइमन यूब के साथ वो खेलते रहते हैं। अब मुझे आगा की ना एक अच्छी बात ये लगती है कि इसको सिंगल लेनी आती है। यहाँ पे अगर आप देखें ना साइम को सिंगल लेनी उतनी अच्छी नहीं आती। अब्दुल्ला का भी सेम ये मसला है। बाबर इनमें टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है और बाबर, अच्छा लोग बात करते थे जब ये अब्दुल्ला शफीक आया था तो लोग बात करते थे ही इज वेरी गुड, ही इज मे बी बेटर देन बाबर आजम। नहीं है वो, उसकी सबसे बड़ी एक वजह ये है कि बाबर की जो गेम है ना वो नेचुरली सूट करती है रन्स लेने को। उसका वनडे में जो एवरेज है ना वो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो सिंगले डबले बहुत ज्यादा करता है, ग्राउंड शॉट्स पे बहुत ज्यादा वो डिपेंड रहता है, डॉट बॉल्स बहुत कम खेलता है। सो आई थिंक कि फॉर एग्जाम्पल बाबर को कोई टांग में बॉल करेगा तो वो सिंगल लेने जाएगा। अब्दुल्ला अगर तैयार बैठा है ना वो कि मैंने इसको डिफेंड करना है, रोकना, तो वो रोकेगा उसको। सो ये चीज है ना, ये डिफरेंट है कि वो नेचुरली रन्स की तरफ जाता है। ये नेचुरली चीजें होती हैं और ये जरूरी नहीं होता कि आपके अंदर सबसे जरूरी आती है। नेचर को ना आप बिल्ड भी करते हो कि ये मेरे नेचर के अंदर आ जाए, नेचर फ्लो, ये सारा कुछ आप ये बिल्ड भी कर सकते हो। बाबर के अंदर ये नहीं होगा कि बाबर को जब बल्ला पकड़ना नहीं आता होगा तो बाबर के अंदर ये चीज होगी, हो सकता तब भी हो, लेकिन ये चीजें बिल्ड भी की जाती हैं कि मेरे पास ये शॉट्स है सो मैंने इसको ऐसे खेलना है। अब्दुल्ला के पास बहुत लिमिटेड शॉट्स हैं, स्पेशली जब वो इनिंग के बहुत शुरू में होते हैं तो इनिशियली वो ऐसे लगता है कि वो बहुत ही स्क्रैची तरह खेल रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि टेल एंडर पे बैटिंग कर रहा है और वो आके बस रोकेगा रोकेगा रोकेगा। फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान भी आउट हो जाते हैं, कामरान गुलाम भी आउट होते हैं। अब सलमान की मैं वही बात कर रहा था कि सबसे अच्छी चीज ये है कि इसको सिंगलें लेनी आती है और ये जिस तरह से इसने बैटिंग की है ना आज, मेरे ख्याल से जो इसकी मैंने इनिंग्स देखी है ना, टेस्ट की तो इसकी थी इनिंग्स, ये बहुत ही निहायत जबरदस्त इनिंग थी वाइड बॉल की। सिर्फ मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल अगर पाकिस्तान की किसी इनिंग की बात करूं ना, क्योंकि इसने मैच को फिनिश किया। अब ये जिस वक्त ये मैच जितवा के गया था ना, तो मुझे डर ये था कि ये जो डर नहीं था कि मुझे था कि यार इसको मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए। खैर इसको मिला मैन ऑफ द मैच और इसने फिर उससे भी बड़ी चीज हो गई कि इसने वो मैन ऑफ द मैच साइम को दे दिया, ये उससे भी बड़ी चीज हो गई। अब ये बड़ा एक ना कंफर्टेबल स्पेस है ये, वरना मुझे ये था कि आज डिजर्व ही ये करता था। उसने साइम को तो दे दिया, साइम को कॉन्फिडेंस भी मिला होगा, लेकिन आई थिंक ये डिजर्व ही ये करता था। और मैं समझता हूँ कि
जो इसकी इनिंग थी ना वो बहुत ही मिचोर इनिंग थी। हालांकि बीच में कुछ गलतियां थी, और उसके अलावा सामने फिर इरफान नियाजी जिस तरह से आउट हुए, अब उनको मैं इतना ब्लेम इस तरह से नहीं कर सकता कि वो भी उसी तरह से आउट हुए जिस तरह बाबर आजम आउट हुए। अब बाबर आजम जैसे बैट्समैन अगर उस तरह से आउट हो सकता है, तो एक नया आई थिंक बच्चा उस तरह से आउट होता है, तो मैं उसमें ज्यादा कुछ कह ही नहीं सकता। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यार वो टाइम पे थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत थी, आपको थोड़ा फोकस ज्यादा करना था, आपको जरा देखना था कि बॉल कैसा था। सो वो रबाडा का आखिरी ओवर था, वो 2 आउट करके चला गया। खैर उसके बाद आता है शाहीन शाह अफरीदी। अब शाहीन शाह अफरीदी का मसला ये है कि उनको सिंगल लेनी बिल्कुल भी नहीं आती। ठीक है, उनको सीधे बॉल मिलेंगे तो वो उसको स्ट्राइक करेंगे, उनको सिंगल लेनी बिल्कुल भी नहीं आती, ना उन्होंने कभी प्रैक्टिस की होगी, ये हम सबको पता है। सो ये हमारे बैट्समैनों को नहीं आती। सो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि बाबर ले लेते हैं। इवन रिजवान को भी मसला होता है, रिजवान को भी मसला होता है, रिजवान भी बहुत ज्यादा डॉट्स खेलते हैं। उसके बाद कामरान गुलाम, ही इज टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग, ये आई थिंक सिंगलें अच्छी लेते हैं। सलमान भी अच्छी लेता है, इरफान भी मैंने इसको देखा कि ये सिंगलें डबले करता है, अच्छी बात है ये। बट अभी जब ये सारे बैट्समैन ये सिंगल लेने वाले वो तो आउट हो गए थे, सलमान अकेला खड़ा हुआ था। ऊपर से साइम अब्दुल्ला का मसला सेम ये है, बीच में 3 बैट्समैन आते हैं जिसमें से रिजवान का मसला ये है, बाबर का ठीक है, कामरान का ठीक है, सलमान का ठीक है। सलमान अब खड़ा हुआ था, इरफान भी आउट हो गया था, अब शाहीन आ जाता है। सो अब वहां पे एक चीज ये थी कि जो स्ट्राइक रेट था ना वो अब ये कह सकते थे कि हम थोड़ा सा मार्जिन हमारे पास था, लेकिन वहां पे आउट भी नहीं होने थे और हमें कुछ ना कुछ रन करने थे। खैर वहां पे वो ट्राई करते हैं, और शमसी मेरे ख्याल से वो डेथ बॉलिंग कई दफा ना जिस तरह की करता है, मैंने उसको पहली दफा नहीं देखा इस तरह की बॉलिंग करते हुए। वो जिस तरह की बॉलिंग कर रहा होता है ना, जितना ब्रेक उसको मिल रहा होता है, आई थिंक वो मैच वो तब्दील कर देता है बिल्कुल ही। खैर वो शाहीन अफरीदी आउट होते हैं, फिर नसीम शाह आते हैं। अब नसीम शाह ने बहुत आई थिंक बेहतर खेला जिस तरह से खेलना चाहिए था, बट आई थिंक वो बॉल बहुत ज्यादा रहे थे। इतना ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके सामने ना एक प्रॉपर बैट्समैन खड़ा हुआ है और उसमें पहले प्रेशर इतना है, अकेला बैट्समैन वो खड़ा है, आपको बहुत चीजें देखनी थी। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह उसने आखिरी बॉल में नहीं, आखिरी ओवर में चौका जो मारा, अब वहां पे उसको वही चीज करनी थी। वहां पे उसको सिंगल लेके 2 बॉलों में 1 नहीं करना था, 2 बॉलों में 2 भी नहीं करना था, वहां पे मैच फंस जाना था। क्योंकि टेल एंडर के साथ कुछ भी हो सकता है, वो उस तरह रेडी नहीं होता कि मैं हर बॉल को कहीं पे भी खेल लूंगा। या तो वो मोड़ सकता है शॉट, या तो वो उसकी कंफर्टेबल अगर उसको जगह पे हो तो वो सिंगल ले लेगा। सो आई थिंक ये थोड़ा सा ना, अब वो सलमान ने, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी जो बैटिंग थी बहुत मिचोर बैटिंग थी, बहुत जबरदस्त उसने बैटिंग की थी, और वो हर तरह से डिजर्व करता था प्लेयर ऑफ द मैच, जो कि उसको मिला भी, और उसने उससे भी बड़ी चीज आगे कर दी, जो कि आई थिंक पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छी चीज है। खैर उसके बाद अगर देखें तो पाकिस्तान चेस करने में कामयाब हो गया, 3 बॉलें पड़ी थी, और शुक्र है जो सूरत हाल हुई पड़ी थी ना यार, डर ही लग रहा था यकीन करो। और उसके बाद क्या कहते हैं, रबाडा की अगर बात करें तो रबाडा ने भी बॉलिंग बड़ी अच्छी की। अब रबाडा जो आज स्लो बॉल्स कर रहा था ना जो, और उसकी ना 1-2 बॉलें बड़ी जबरदस्त हुई थी। एक बाबर को हुई थी, बाबर को शायद उसी की हुई थी या बैट्समैन की हुई थी, वो बड़ी अनकंफर्टेबल थी बॉल, और उसने जिस तरह से उसको आउट किया इरफान नियाजी को, और उससे पहले जो उसने उसने उसको आउट किया आई थिंक साइम अयूब को भी उसने आउट किया। सो आई थिंक वो दोनों जो विकेटें उसने लिया आखिरी ओवर में बड़ी जबरदस्त थी। शुरू में उसकी डिसेंट थी, क्या कहते हैं बॉलिंग, 48 रन उसने दिए, 10 ओवर में 2 आउट किए। मार्को जेनसन, अब ये बड़ा ना अनकंफर्टेबल बॉलर है जेनसन जो है, ये अगर इसकी लेंथ अगर सही रहे ना और इसको मारना पड़ रही हो तो ये बड़ा जबरदस्त बॉलर है। ये इसकी लेंथ बड़ी ऑकवर्ड होती है और इसकी पेस भी बड़ी जबरदस्त है। यार इसने 1 आउट किया, 45 रन दिए, 10वां ओवर ये कर रहा था, और बैटमैन ने 7 ओवरों में 2 मेडन, इसने पहले 2 ओवर ही मेडन कर दिए थे, 37 रन इसने दिए। इसको एंड में मार पड़ी, लेकिन जब इसने आई थिंक 35वां ओवर इसने किया था और इसको उस वक्त मार पड़ी थी, वरना इसने ओवर बड़े जबरदस्त किए थे, बड़ा जबरदस्त बॉलर लग रहा था। ये एक्सपीरियंस इतना नहीं था इसको, आई थिंक उस मार्कर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 10 ओवरों में 42 रन दिए। आई थिंक उसके बाद शमसी की अगर बात करें तो शमसी की जो इकोनॉमी है वो शुरू में इसको मार पड़ी, शुरू में थोड़ा था, लेकिन इसने एंड में जो ओवर्स किए थे ना वो बड़े जबरदस्त थे। 1 आउट इसने किया, लेकिन बॉलिंग बड़ी जबरदस्त कर रहा था, बड़ी खतरनाक बॉलिंग कर रहा था ये। उसके बाद अगर देखे तो एंडले फिलुक्वायो ऐसा कुछ नाम है, 3 ओवरों में इसने 15 रन दिए। सो खैर ये इस तरह करके ना
पाकिस्तान ये मैच जीत तो गया, बट यहाँ पे हमें कोई चीज समझ नहीं है। मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझता हूँ, मॉडर्न डे क्रिकेट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डॉट बॉल्स कम खेलनी है। बड़ी सिंपल बात है, फॉरवर्ड कोई भी हो, वनडे में आप कोई डॉट बॉल ना खेलो तो आप 300 सीधा सीधा करते हो। बड़ी सीधी सी बात है। कैलकुलेशंस आपकी हो सकती है डिफरेंट, लेकिन आपकी अप्रोच क्या है? अगर आप हमारी ना आज के दौर में ये वाली अप्रोच नहीं हो सकती कि पहले 10 ओवर हमने जाया करने हैं। बड़ी सीधी सी बात है, आपको देखना पड़ेगा, आपको एक मार्जिन देना पड़ेगा कि पहले 10 ओवर में हमारे पास कितनी विकेटों का मार्जिन है। आप यार एक दिन 110-20 पे आउट हो जाओ, कोई मसला नहीं, लेकिन आप अगले 4 मैचों में आप 350-400 हमें करके दो, चाहे पहले बैटिंग हो चाहे दूसरी बैटिंग हो। सो अप्रोच ये वाली होनी चाहिए। सो खैर उसके बाद ये सूरत हाल थी पाकिस्तान की, और बड़ा मुश्किल मैच था। आई थिंक वीडियो बड़ी लंबी हो गई है, इसमें काफी बात हो सकती है, लेकिन मैं इसको ना इतना लंबा करना नहीं चाहता। नसीम ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, बॉलर्स हमारे लिए दम में नजर नहीं आ रहे थे। उनके फास्ट बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, हमारे स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की, बट आई थिंक हमारा कॉम्बिनेशन ना, मैं अगर थोड़ा सा देखूँ ना, थोड़ी चीजें बेहतरी की तरफ नजर आ रही है, बट बहुत बेहतरी की जरूरत है। बाबर के रन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर देखें तो मैं यहाँ पे ना तैयब ताहिर को देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता उसको किसकी जगह पे आना है। मुझे लगता है कि तैयब ताहिर, इरफान दोनों को होना चाहिए। अब कामरान भी इसमें है। इवन मैं समझता हूँ कि अब्दुल्ला की इस वक्त जगह नहीं बनती। मैं ये समझता हूँ कि नहीं बनती इसकी जगह। हमें ना 1-2 ओपनर्स ट्राई करने चाहिए यहाँ पे। सो हमें एक राइट हैंडर ओपनर चाहिए जो कि ना पावर प्ले को एग्जीक्यूट करके दे। मैं समझता हूँ कि मोहम्मद हारिस को भी हमें ना इतने मौके देने चाहिए जितने हम साइम को दे रहे हैं, और उसके ऊपर भी थोड़ा ना उस पर ग्रूमिंग करने की जरूरत है उसकी। और जिस तरह हमने साइम पे इन्वेस्ट किया ना, आई थिंक उस पर भी करना चाहिए। और 1-2 ओपनर्स की हमें जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि हमें ना रोटेट करना चाहिए, जिस तरह हम बात कर रहे थे ना T20 टीम की, कि वहां पे हमें देखना है कि कहाँ पे हम खेल रहे हैं और फिर कहाँ पे कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं कि जो कि बाउंसी पिचेस में अच्छा खेलते हैं। जिस तरह साइम को आप देखें यहाँ पे अच्छा खेल रहा है, क्योंकि इसको बाउंस से कोई मसला होगा नहीं, इसका गेम वैसा है। जो बाउंसी ट्रैक्स पे आप ये जो बात करते हैं ना, हम अगर डिस्कस तो इसको थोड़ा सा करें कि कौन सा प्लेयर बाउंसी ट्रैक्स पे अच्छा खेलेगा, कौन सा जो है वो लो ट्रैक्स पे अच्छा खेलेगा, जिस तरह एशियन ट्रैक्स जिस तरह के होते हैं टिपिकल। अब इसमें ना बड़ी सिंपल सी बात है कि जिसका स्टांस खुला होगा ना, इवन बाबर का आप देखें वो टेक्निकली बड़ा स्ट्रॉन्ग है और वो किसी भी तरफ मूव हो सकता है, उसकी बॉडी बंद नहीं होती। इस तरह आप अगर देखें, आप सरफराज को देख लें, वो क्यों तंग होता है, उसका स्टांस बहुत ना बंद है, उसकी बॉडी बंद हो जाती है कि वो जहां भी बाउंस आएगा उसको अपनी बॉडी को पहले खोलनी पड़ेगी। पहले वो जितना नीचे हुआ होता है उसको पहले तो अपनी पूरी लेंथ में आना पड़ेगा, हाइट पे आना पड़ेगा। सो फिर जाके उसको वहां पे बॉल खेलना है। ऑस्ट्रेलिया में इसीलिए उसको तंग हो रहा था। सेम चीज अगर आप रिजवान में देखेंगे, रिजवान क्यों कंफर्टेबल वहां पे होता है कि उसका स्टांस काफी खुला होता है कि वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। हालांकि रिजवान की ऑफ साइड की गेम इतनी है नहीं, ये एग्जाम्पल भी कोई इतना सबसे बेस्ट नहीं है, लेकिन ये मैं कंपैरिजन इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली हमने किया था कि ऑस्ट्रेलिया टूर पे हमने रिजवान को खिलाया था। एक मैच में हमने सरफराज को खिलाया था, फिर उसके बाद रिजवान को खिलाया था। और रिजवान ने स्कोर क्यों किया था, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि स्टांस, जब आपका शुरू से स्टाइल खेलने का ऐसा हो ना, सो आप कंफर्टेबल रहते हो। अब जिस तरह आप मिसाल लो, आपने बाबर को देखा और आपने साउथ शकील को भी देखा है। अब साउथ शकील जो है ना वो टेक्निकली बड़े स्ट्रॉन्ग है, बट उनको सूट इस वजह से नहीं करती, एक तो उनकी हाइट फिट छोटी आ जाती है, और दूसरी चीज है कि उनका भी थोड़ा जो स्टांस है ना, उनकी बॉडी है, उनका जो खेलने का तरीका है, वो बाबर के लिहाज से थोड़ा सा ना वो बंद है। बाबर किसी भी तरफ जा सकते हैं, वो हर तरफ नहीं जा सकते, वो कंफर्टेबल इस वजह से रहते हैं। अब उनका स्टांस इतना बंद नहीं है जितना सरफराज का है। वो अपनी हाइट की वजह से कई दफा मार खा जाते हैं ऐसे ट्रैक्स पे, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है उनको भी वनडे टीम में होना चाहिए था। वनडे टीम में आई थिंक ये देखें कॉम्बिनेशन नहीं बनते। मेरे ख्याल से वनडे टीम भी ना हमारी आई थिंक 2 टीमें एटलीस्ट बननी चाहिए कि जिसमें साउथ शकील भी हो और तैयब को भी होना चाहिए, क्योंकि हमें ना बैटिंग तो चाहिए नीचे, और ऊपर से हमें एक ओपनर चाहिए, लाजमी एक ओपनर चाहिए तेज खेलने वाला साइम के साथ। क्योंकि साइम, पहले तो मुझे ये समझना चाहिए कि साइम इस वजह से बैटिंग नहीं कर रहा। अब ठीक है वो हमारे कोलैप्स तो किया एक, लेकिन जब एक आउट था साइम तब भी स्लो खेल रहा था। बात असल में ये है।
खैर जो सबसे मैंने ना बड़ी जबरदस्त इनिंग देखी है ओवरऑल, लेकिन अगर पाकिस्तान की इनिंग की बात करूँ ना, मैंने बड़े अरसे बाद सलमान की इनिंग तो देखी है ना, मैं समझता हूँ कि बहुत जबरदस्त इनिंग है ओवरऑल। अगर मैं सेंसिबल इनिंग कहूँ ना कि मिच्योर इनिंग जिसने फिनिश की है, वो साइम की इनिंग है। अब्दुल्ला सलमान अली आगा की इनिंग है। साइम की तो ठीक है, दोनों इनिंग अच्छी थी, बट ये जो इसने इनिंग खेल दी है ना, ये मिच्योरिटी के लिहाज से बहुत जबरदस्त है। मैच फिनिश किया इसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बाकी आई थिंक पाकिस्तान का जुमेरात को भी मैच है, फिर उसके बाद आई थिंक संडे को शायद मैच है, और उम्मीद कर रहे हैं पाकिस्तान ये सीरीज जीते। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इसमें वाइट वॉश करना चाहिए और पाकिस्तान ये कर सकता है। और पाकिस्तान को थोड़ा सा सोचना है जरा आगे आगे हमने टीम क्या खिलानी है। और टीम मेरे ख्याल से मैं टीम में इतनी को बात कर नहीं सकता कि इसको खेलना चाहिए इसको नहीं खेलना चाहिए। अब इन्हीं को बेहतर करना है मेरे ख्याल से। अब जो लोग बात कर रहे थे ना कि बाबर को नहीं होना चाहिए, मैं किसी हद तक उनसे, बाबर को मैं खिलाना तो चाहता हूँ, लेकिन बाबर के लिए अगर रेस्ट जरूरी है ना, तो बाबर को रेस्ट भी देना चाहिए। आई थिंक मेरे ख्याल से वो खुद ही नहीं चाहता होगा, लेकिन हमें एक ओपनर की फिलहाल जरूरत है। और ये मैं चेंजेस की तो बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि आई थिंक काफी ऐसे अभी सारे प्लेयर्स यही है जो खेलने वाले हैं। अब ये नहीं कह सकता कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो उससे बहुत ही अच्छा है, वो आगे पता नहीं क्या कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कामरान भी इक्वली गुड है, तैयब ताहिर भी इक्वली गुड है, और मैं ये नहीं कह रहा कि उसको होना चाहिए उसको होना चाहिए, लेकिन टॉप ऑर्डर में अगर बात करें तो आई थिंक हमें अब्दुल्ला की जगह पे ट्राई करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता अब्दुल्ला भी, आई थिंक मुझे लगता है कि इधर यहाँ पे ना अभी अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई ऑकवर्ड बाउंस नहीं है कि बहुत ज्यादा तंग करे, लेकिन आई थिंक हमें अब्दुल्ला की जगह पे कोई ट्राई करना चाहिए था। हारिस की परफॉर्मेंस नहीं थी, वरना आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं चाहता होगा कि हारिस ना हो। हारिस की परफॉर्मेंस नहीं थी, वरना उसको खिलाना चाहिए था आई थिंक, और वो परफॉर्म करेगा, वो आ भी जाएगा आई थिंक। सो बाकी फिर आई थिंक बहुत लंबी वीडियो हो गई है, बाकी बाद में बात करते हैं फिर आपसे।